आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन हम नहीं करते, दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले दूसरे का ये करते हैं। क्या लिखा है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? विल द मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बी सेम एज द वैल्यू ऑन मास एंड वाट? तो मास और वेट में क्या फर्क है? एक होता है मास, एक होता है वेट। लोगों को लगता है दोनों सेम होंगे, लेकिन दोनों सेम नहीं होते। मास हर जगह सेम होता है, वेट हर जगह सेम नहीं होता है। मास को हम एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और उसका ऐसा यूनिट होता है केजी, किलोग्राम। और जो वेट होता है, वेट होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, क्योंकि वेट इज अ फोर्स। हर मास जो होता है वो ग्रेविटी पे अलग अलग फोर्स देगा। जैसे मेरा मास ज्यादा होगा तो मैं वजन ज्यादा दूंगा अर्थ पे, क्योंकि मास तो जी तो सब अर्थ का हमेशा सेम है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एम हम सबका अलग अलग होता है। अब लोग बोलते हैं मेरा वजन 60 किलो है, लेकिन वो 60 किलो होता नहीं है। वो असल में वजन 60 न्यूटन बोलना चाहिए। असल में जो वेट होता है वो किलोग्राम में नहीं होता, न्यूटन में होता है। तो इसलिए अगर वो केजी अपने को लगाना है, तो साइंस की भाषा में अगर साइंस में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जो मास होता है वो केजी में लेना कभी भी। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। जो मास होता है उसका यूनिट केजी है, वो अलग होता है। और जो वेट होता है वो मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी होता है। अब सपोज मेरा मास अगर 10 के 15 केजी मास है सपोज मेरा, तो मेरा वेट कितना हो जाएगा अर्थ पे? इसको 9.8 की जगह अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, तो मेरा वेट हो जाएगा 150 न्यूटन। ठीक है। और अर्थ जो मून की जो ग्रेविटी होती है, तो मून की ग्रेविटी अर्थ से 1/6 होती है, मतलब वो 10/6 हो जाएंगी। मून की ग्रेविटी होती है 10 अर्थ की 10 है, तो मून की 10/6 1/6 रहता है अर्थ। उसका जो ग्रेविटी का एक्सप्रेशन रहता है जी ऑफ मून 10/6 रहेगा। तो 10/6 15 इंटू 10/6 करेंगे अपन। ठीक है। 3 2 2 3 6 2 5 10 3 1 3 3 5 15 5 इंटू 5 25 न्यूटन आ गया। या फिर यही वजन में नीचे 6 से डिवाइड कर देना, तो सीधा 25 न्यूटन आ जाता है। तो मतलब मेरा मून पे जो वेट रहेगा वो 25 न्यूटन रहेगा अगर मेरा मास इतना है तो। और जो अर्थ पे जो रहेगा वो रहेगा 150 न्यूटन रहेगा, 150 न्यूटन। और मून पे रहेगा 25 न्यूटन। देयरफॉर मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जहां मतलब मास अगर अलग होगा तो वेट हमेशा मास से ज्यादा ही होगा। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बी देखते हैं। ठीक है। बी में क्या लिखा है? व्हाट आर फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहला है फ्री फॉल। फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल मतलब क्या होता है? ये देखो, ये डस्टर है, इसको मैंने यहां से नीचे छोड़ दिया। ठीक है। जो ये अब इसको डायरेक्ट छोड़ दिया मैंने, ये अपने आप गिर रहा है, तो इसे कहते हैं फ्री फॉल। देखो, अगर यहाँ पे लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट में यहाँ पे आदमी बैठे रहते हैं। ठीक है। यहाँ खड़े रहते हैं, तो ये लिफ्ट आदमी को 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर में उठा के लेके जाती है। लेकिन जब ये नीचे उतरती है तो ये टाइट रहता है ऊपर, ये एकदम फ्रीली नहीं गिरती। ठीक है। ये एक अलग, मतलब इसका एक्सेलरेशन जी नहीं होता, मतलब अर्थ जितना दे रही है, मतलब ये रस्सी इसको थोड़ा ऊपर खींचती है, बराबर उतने स्पीड से नहीं देती। अगर हम ये रस्सी काट दें यहां से, फिर वो जिस एक्सेलरेशन से नीचे गिरेंगे अपने आप, जो अर्थ, ये रस्सी नहीं रहेंगी, इसको तोड़ देंगे, जब अपने आप जो नीचे गिरेंगे उसको कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, समझ गए? हम अब आगे वाला देखते हैं। फ्री फॉल इसी कंसेप्ट है, डायरेक्ट अपने आप जो गिरते रहती है बॉडी, उसको कोई बराबर, जिसका एक्सेलरेशन एक्यूरेट जी रहता है, जिसको सिर्फ एक अर्थ ही है जो उसको फोर्स लगाते रहता है, ना कोई उसको ऊपर ढकलता है, ना कोई और ऊपर से और फोर्स लगाता है नीचे ढकलने के लिए।
ठीक है, मतलब ये लिफ्ट है, इसको ना ही कोई ऊपर से और फोर्स नहीं लगना चाहिए, बराबर वो अपने आप ही गिरनी चाहिए अर्थ के इसमें से, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। दूसरा यहाँ पे एक्सलरेशन, ये पहला हो गया फ्री फॉल और दूसरा एक्सलरेशन। एक्सलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा है, ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी कितना एक्सलरेशन देती है। देखो, एक होता है, पहले होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, और उसके बाद आती है वेलोसिटी, फिर उसके बाद एक्सलरेशन आता है, फिर उससे नीचे आता है फोर्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? आदमी यहां से यहां तक गया तो उसका चला कि मतलब गया कैसा भी होगा, लेकिन वो चला एग्जैक्टली वो कितना गया है, यहां से यहां गया है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब उसका फायदा कितना है, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से ये कैसे भी गया होगा, यहां से यहां जाने को उसको जो टाइम लगता है उसको लेते हैं अपन टी। ठीक है, यहां से यहां जाने कैसे भी गया हो, लेकिन उसको लगा टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट है एस। तो अपनी वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होती है अपनी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होंगी ये जरूरी नहीं है, ये एवरेज वेलोसिटी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो सेम स्पीड से जाते रहे आगे आगे, हर वक्त सेम स्पीड रहे, उसकी कोई जरूरी नहीं है। इसलिए वेलोसिटी हमेशा सेम नहीं रहेंगी। ठीक है, वेलोसिटी बदलते हुए रह सकती है। जैसे अपन गाड़ी से जाते हैं तो अपनी स्पीड सेम तो रहती नहीं है, हम गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ाते हैं कम करते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो जैसे सपोज करो पहले उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, इतने स्पीड से वो गाड़ी भगा रहा है इधर। ठीक है, फिर यहां से उसने एक्सीलेटर देना शुरू किया 20, इनिशियल वेलोसिटी मतलब पहले की वेलोसिटी, ये हो गई यू, पहले की वेलोसिटी थी 20, अब आगे जाते जा रहा है, अब यहां तक आया हो, यहां से शुरू किया, यहां तक एक्सीलेटर उसने बढ़ा के रखा, फिर यहाँ पे आने के बाद रोक दिया। ठीक है, तो एक्सीलेटर मतलब फोर्स दिया उसने, तब एक्सीलरेशन आता है। ठीक है, अब देखो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, वो 20 से लेके 40 पे आ गया, 40 के स्पीड पे आ गया, 40 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो 40 मीटर पर सेकंड आगे एंडिंग, पहले की इनिशियल मतलब पहले की, फाइनल मतलब बाद की, तो बाद की वेलोसिटी है 40 और इनिशियल है 20। अब यहां से यहां जाने को टाइम लगाऊंगा, उसको सपोज टी टाइम लगा, टी इक्वल टू 10 सेकंड्स लगे सपोज, यहां से यहां जाने को 10 सेकंड में उसने। अब एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? 40 माइनस 20 अपॉन 10, मतलब कितने स्पीड से वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब नीचे टाइम अपन डालते हैं कितने स्पीड से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब टाइम से अपन डिवाइड करते हैं उसको। जितने कम टाइम, ये जितना कम रहेगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा, मतलब उतनी जल्दी स्पीड चेंज हो रही है। जितना टाइम ज्यादा लगेगा उसका मतलब ऐसा है कि स्पीड धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा, अगर जल्दी जल्दी बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे आ गया 20/10 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी ऐसा होता है फोर्स जब अपन देते हैं तब एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन से फोर्स नहीं बनता, फोर्स से एक्सेलरेशन बनता है। जब हम एक ऑब्जेक्ट है, जब इसको हम फोर्स देंगे तब जाके ही लेंगे, इसलिए जब उसको एक्सेलरेशन लाना होगा तो अपने को लगता है फोर्स, तो फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, ना कि एक्सेलरेशन से फोर्स आता है। ठीक है, समझ गए? मतलब हम बोल नहीं सकते कि इतना एक्सेलरेशन दिया तो इतना फोर्स आएगा, मतलब एक्सेलरेशन कोई देता नहीं है, एक्सेलरेशन फोर्स, अगर फोर्स देते तब एक्सेलरेशन आता है। तो ये हो गया फोर्स। अब इतना अपन सीख गए। अब यहाँ पे बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये अपना अर्थ है, ऐसा अर्थ है, यहाँ पे ये फोर्स देता है, हर डब्बे को, कोई भी मास होगा उसको अपनी तरफ खींचता है, तो उसका फोर्स, वो एक फोर्स देता है, उसका फोर्स ले लो, एफ ले लो। ठीक है, तो एफ देता है फोर्स। अब ये फोर्स तो देता है, लेकिन अब मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन फोर्स से बनता है, तो फोर्स देगा तो एक्सेलरेशन तो पैदा होगा ना अर्थ के,
और जब फोर्स देंगे तो अर्थ का एक्सेलरेशन कितना, मतलब उस डब्बे का एक्सेलरेशन कितना रहेगा एक, तो उसको लेते, उसका अर्थ का जो एक्सेलरेशन रहता है ना उसको बोलते हैं हम जी। तो जब अर्थ पे कहीं पे भी रहो, यहाँ पे जो डब्बा रहेगा ना उस पे यही एक्सेलरेशन आएगा। देखो जब हम भारी डब्बा फेंकेंगे, एक 2 kg का डब्बा फेंकेंगे और एक 5 kg का डब्बा ऐसे छोड़ देंगे ऊपर से, एक 5 kg का 2 kg ऊपर से ऐसे छोड़ दिए, ऐसी छोड़ दिए सिर्फ वैसे, पहली वेलोसिटी नहीं है, डायरेक्ट ऐसी छोड़ दिए ऐसे। तो जब नीचे गिरेंगे तो दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे नीचे, ठीक है। मतलब दोनों का जो पहुंचने का जो टाइम होता है वो सेम होता है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, वो है जी। चाहे कितना भी बड़ा मास हो उसका होता है हमेशा जी। तो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो फोर्स होता है उससे एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी नहीं आती फोर्स से, फोर्स से आता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी चेंज करना, और फोर्स का काम है एक्सेलरेशन लाना। तो जब फोर्स आता है तो वेलोसिटी, देखो अभी जैसे यहाँ पे एक आदमी ऊपर से गिर गया नीचे, ऊपर से छत पे से गिर गया, तो क्या उसकी स्पीड सेम रहेगी नीचे आते तक? देखो जब वो ज्यादा ऊपर से गिरता है तब वो मरता है, कम ऊपर से गिर रहा है तो हाथ पैर टूटेंगे, थोड़े से नीचे से गिरा तो कुछ भी नहीं होगा उसको। तो जब ऊपर से गिरा मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, मतलब स्पीड बढ़ती जाती है, पहले ज्यादा स्पीड रहेंगी फिर बहुत ज्यादा रहेंगी, बढ़ते बढ़ते जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ लगाता है फोर्स, और फोर्स से आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आता है मतलब वेलोसिटी बढ़ती जाती है। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तो वेलोसिटी कम होती जाएंगी। अब अर्थ फोर्स तो देते ही जा रहा है, पहले जीरो थी वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी थी जीरो, फिर थोड़ी सी बढ़ी, फिर और बढ़ते गई, मतलब फोर्स कॉन्स्टेंटली आते जा रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंटली आते ही जा रहा है, इसलिए उसकी स्पीड बढ़ती जाएंगी। जब तक वो नीचे पहुंचेगा वो फूट जाएगा आदमी, पूरी वेलोसिटी एकदम मैक्सिमम आ जाएगी। इसलिए फोर्स चाहे उसका मास कितना भी हो, लेकिन एक्सेलरेशन उसका उतना ही रहता है। अब हम तीसरा देखेंगे, तीसरा बोला देखेंगे एस्केप वेलोसिटी, अपना तीसरा पॉइंट। तो एस्केप वेलोसिटी दो टाइप, जनरली एस्केप वेलोसिटी अपन सैटेलाइट के लिए बोलते हैं। जो सैटेलाइट जब अर्थ रहता है, अर्थ को जब रिवॉल्व करता है, अगर उसकी स्पीड बढ़ गई तो अर्थ का छोड़ के चले जाता है, उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन ये वाली बुक में नहीं किया, वो सैटेलाइट के लिए यूज नहीं किया है, एक अलग चीज के लिए यूज किया है। जैसे अपन मान लो एक बॉल फेंक रहे हैं अपन जोर से, तो बॉल जब ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, लेकिन अगर हम और जोर से भेजें और ऊपर जाके नीचे आएगा, लेकिन बहुत ही जोर से फेंके एकदम, जैसे रॉकेट एकदम बहुत जोर से जमीन से उछाला जाता है, तब वो इतना दूर जाता है कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसके भी बाहर निकल जाता है, और फिर अर्थ वापस खींच नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी सबसे छोटी वाली स्पीड, सबसे छोटी वेलोसिटी जिसको दिए अपन ने और अर्थ की ग्रेविटी से बाहर हो जाए, ऐसे वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। फिर अगला चौथा है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है तब वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही होता है। चौथा है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखो, ये एक डंडी है, इसको अपन हाथ से ऐसे पकड़ लेते, इसको धागा लगा है, यहाँ पे पत्थर लगा है, अब हम इसको ऐसा गोल गोल घुमाएंगे, इस लकड़ी को पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो ये गोल गोल घूमता है। तो जब ये गोल गोल घूमता है ऐसा, इस डायरेक्शन में ऐसा गोल गोल घूमता है, ये होती है, ठीक है। तो ये होती है रस्सी, ये रस्सी ये बॉल को अपनी तरफ खींचती है। तो फोर्स एक्सर्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, अगर when the body is moving in circular motion, the force exerted towards the center is called centripetal force। जब इसको दो, अगर इसकी कांस्टेंट स्पीड होंगी ना, अगर इसकी स्पीड सेम होंगी, इस गोल गोल घूम रहा है, लेकिन अगर इसकी स्पीड से सेम होंगी तो इसको एक ही फोर्स लगता है, तो वो होता है सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर इसकी वेलोसिटी मतलब ये स्पीड चेंज होती जा रही है, पहले यहाँ पे अलग स्पीड है, यहाँ पे अलग स्पीड है, यहाँ पे अलग स्पीड है, अगर स्पीड बढ़ते बढ़ते जा रही है तो इसको इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है, तो उसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। एक रहता है सेंट्रिपिटल फोर्स, एक होता है टेंजेंशियल फोर्स। अगर एक कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूम रहा है तो ये वाला फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा। देखो फोर्स कब लगता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है। जब वेलोसिटी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जब तक फोर्स देते नहीं हम तब तक किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती नहीं। तो ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, पहले इसका डायरेक्शन इधर था,
स्पीड भले ही सेम हो लेकिन डायरेक्शन चेंज होना भी वेलोसिटी बोलते हैं। अब डायरेक्शन इधर आ गई ना इसकी, इसको टेंजेंट लगा ला इधर, अब इधर आ गई, अब इसकी डायरेक्शन इधर है, अब इधर है, तो हर वक्त उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है ऑब्जेक्ट की, तो उसके ऊपर फोर्स लगता जा रहा है। जब तक उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है तब तक, अगर हमने ये वाला फोर्स तोड़ दिए तो ये अगर इस जगह पे ऐसा इधर फोर्स लग रहा था, अगर हमने ये फोर्स लगाना छोड़ दिया, रस्सी टूट गई, तो इधर भगता चल जाएगा स्ट्रेट, क्योंकि अब इस पे फोर्स लगेगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से उस स्ट्रेट लाइन में मूव होता रहेगा, ऐसा न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है। जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होता रहेगा। अब तक फोर्स लग रहा था, अब बंद हो गया तो कांस्टेंट से चला जाएगा। अगर हमने फिर फोर्स लगा इसको टेंजेंशियल, जिस तरफ वेलोसिटी है ना उसके परपेंडिकुलर में अगर हमने फोर्स लगाया तब जाके वो सर्कुलर पोर्शन में मूव होता है। ठीक है, इसको इधर खींच रहे हैं, जब ये इधर जा रहा है तब हम इसको इधर खींच रहे हैं, जब ये इधर जा रहा है तब इधर खींच रहे हैं, जब इधर जा रहा है तब इधर खींच रहे हैं, वैसे जब इधर जा रहा है तब इस साइड खींच रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन में मूव होते जा रहा है। लेकिन अगर उसकी स्पीड सेम है तो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगेगा। लेकिन अगर इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है तो एक फोर्स इधर भी लगेगा, इधर लगा मतलब इधर की भी स्पीड बढ़ी। अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूँ, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, भले स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फोर्स तो लगेगा ही, वो सेंट्रीपिटल लगेगा। लेकिन टेंजेंशियल लगेगा क्या वो पता नहीं आता, उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये स्पीड अगर सेम हो, अभी स्पीड की बात करेंगे, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो उसमें सिर्फ ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, अगर यूनिफॉर्म ना हो तो उसमें टेंजेंशियल भी लगेगा। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन, दूसरे का बी हो गया, दूसरे के सी पे जाते। दूसरे का सी क्या बोलते हैं, राइट 3 लॉस गिवन बाय केपलर, हाउ डिड ही हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये तो अपन ने थ्योरी में ही देखा है, केपलर के 3 लॉ होते, वो इसको अपन स्किप कर देते। अब देखो डी क्वेश्चन देखो, सेकंड का डी, तो अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी u reaches a height h, before coming down show that the time taken to go up is same as the time taken to come down। ठीक है, अब ये जमीन है, ठीक है, यहां से स्टोन ऊपर फेंका, उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपन u समझ लेते हैं। ठीक है, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी, पहले की वेलोसिटी, इतने स्पीड से अपन ने ऊपर फेंका u के स्पीड से, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर हो गई। ठीक है, तो ये अर्थ का फोर्स लगा रहे, अर्थ का फोर्स हमेशा नीचे ही रहता है, कुछ भी हो जाए उसका फोर्स हमेशा नीचे ही रहेगा और वो उसका एक्सेलरेशन रहेगा जी हमेशा। ठीक है, तो अब उसमें क्या बोलना है कि वो हाइट h तक जाता है ऊपर, इतनी h हाइट है इतनी, तो यहां तक ये बॉल ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, वापस ऊपर जाता है फिर अपने आप नीचे भी आ जाता है। ठीक है, तो यहां तक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो इसकी हाइट दी है अपने को h। अब क्या बोला है उसने, यहां से यहां जाने को जितना टाइम लगता है उतना यहां से यहां आने को लगेगा, वो अपने को शो करना है। ठीक है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी अपन v यहाँ पे 0 रहेंगे, क्योंकि जब ये ऊपर जाता है स्पीड कम कम होती जा रही है, यहाँ पे स्पीड 0 हो जाएंगी। जब 0 हो जाएंगी तब ये देखो अर्थ का फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन की तरह नीचे है, तो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ते जाएंगी। अगर वेलोसिटी अपनी इस डायरेक्शन में है मतलब इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पहले कम कम होती जाएंगी, यहाँ की वेलोसिटी है ना वो कम कम होती जा रही है क्योंकि फोर्स अपना नीचे है। ये जो है यहाँ पे जो बॉल जाते जा रहा है उसकी यहाँ पे फोर्स नीचे है, इसलिए इसकी स्पीड कम 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 होती जाएंगी, यहाँ पे 0 हो गई। अब तो फोर्स नीचे ही है ना, अब तो बढ़ते 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 जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ते जा रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब कांस्टेंट रेट से स्पीड बढ़ेंगे, किसी दूसरे ऐसे मतलब बराबर उतने ही रेट से बढ़ेंगे स्पीड, किसी दूसरे रेट से नहीं बढ़ेंगे, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अपने को शो करना, ठीक है, कि वो सेम टाइम में पहुंचेगा। तो पहले यहाँ पे u 0 है, ठीक है, यहाँ पे v 0 है, u s अपने को मतलब अपन थर्ड लॉ लगाते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो v यहाँ पे अपना 0 है, u तो अपना u ही है। ठीक है, और s इक्वल टू a इक्वल टू तो g है, ये g निगेटिव है, ये जो u है ना u स्क्वायर u के अपोजिट डायरेक्शन में a है, इसलिए हम इसको g माइनस जी लेंगे, क्योंकि u के डायरेक्शन में अपने को एक्सेलरेशन कंसीडर करना पड़ता है। जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं ना तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो किस पे डिपेंड करेंगे, u के। अगर u और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो a की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, अगर ये एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा u के
तो अपना क्या होगा, जो ये अपोजिट मतलब माइनस लग जाएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव लेना पड़ेगा अपने को इस वक्त, क्योंकि जो फोर्स है अपना वो नीचे डायरेक्शन में है, मतलब एक्सेलरेशन हमेशा नीचे ही लगने वाला है, भले वो ऊपर जाओ या नीचे जाओ एक्सेलरेशन नीचे लगने वाला है। मतलब जब ये ऊपर जाएगा मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड कम कम होती जाएंगी, और जब वो नीचे आएगा तब उसका एक्सेलरेशन प्लस में लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐड होते जाएंगे स्पीड, ठीक है। तो अब 2g इंटू एच हो गया, ठीक है। तो u स्क्वेयर इक्वल टू 2gh अपने को मिल गया। तो हम अपने को असल में टाइम निकालना है, तो क्या होता है v, एक और इक्वेशन है अपना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो अपने को टाइम के साथ रिलेशन निकालना है, तो u स्क्वायर अपने को 2gh मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो v तो 0 ही है, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh मिल गया अपने को, ठीक है, प्लस g, यहाँ पे g निगेटिव है लेकिन माइनस g इंटू टी, तो t इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, टाइम इक्वल टू क्या मिला, इसको इधर लेके आने का, देखो इसको gt इधर लेके आया अपन ने, gt इज इक्वल टू रूट 2g इंटू एच, तो अपने को t मिल गया रूट 2gh अपॉन g, ठीक है। अब हम ये वाला टाइम मिल गया अपने को, ठीक है। अब यहां से यहां आने को कितना टाइम लगेगा वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन इसका यूज करते हैं, फिर से यहां से यहां भी h, यहां से यहां आने को लिए भी डिस्प्लेसमेंट h ही है, ठीक है। तो h इक्वल टू u, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये u हो जाएंगी, ये v हो जाएंगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसको x ले लेते हैं, x इनिशियल वेलोसिटी नाम, ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, x यहाँ पे 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फाइनल वेलोसिटी अपन y ले लेते हैं, वो फाइनल वेलोसिटी है, वो अपने को पता नहीं y कितना है, y असल में u के बराबर ही आता है, लेकिन वो अपने को अभी निकालना पड़ेगा अगर अपने को दिखाना है तो, लेकिन वो इसके बराबर ही आता है बाद में, ठीक है। लेकिन उसको निकालने की अभी जरूरत नहीं है, अपने को बस टाइम कंपेयर करना है दोनों का। तो यहां से u ऊपर जा रहा है पहले, तो अभी इनिशियल वेलोसिटी यहां से लेंगे अपन, अभी हमने यहां से यहां तक का लिया है, इसको फाइनल लिया, इसको इनिशियल लिया। अब हम दूसरा मोशन लेते हैं, ये मोशन 1 हो गया, अब ये हो गया मोशन 2, अब हम मोशन 2 को चेक करते हैं उसका टाइम कितना आता है, इसको t1 ले लेते हैं, पहले मोशन का टाइम t1 ले लेते हैं, अब t2 निकालते हैं अपन। अब यहां से यहां जाने को कितना टाइम लगेगा, s की जगह h डालते हैं, u की जगह आ जाएगा 0 इंटू टी, ठीक है, क्योंकि x अपना इनिशियल वेलोसिटी अपनी 0 है अभी इस वक्त, x ले लिया अपन ने, तो ut मतलब 0 इंटू टी हो गया, ठीक है, प्लस हाफ। अब देखो, अब u की डायरेक्ट, अब अपनी इनिशियल वेलोसिटी अब नीचे जा रही है, मतलब अपना मोशन नीचे है, और एक्सलेरेशन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन है, तो मोशन और क्या, मोशन वेलोसिटी और एक्सलेरेशन सेम डायरेक्शन में होगा, तो g होता है पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस g यूज होगा, ठीक है, माइनस नहीं रहेगा इस वक्त माइनस था क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था, तो यहाँ पे प्लस g आ गया, और h हाइट तो h ही है, ठीक है। तो ये 0 कट गया, ठीक है, ये h कट जाता है, हाफ जी एच नहीं है, जी टी स्क्वेयर है, सॉरी हाफ जी टी स्क्वेयर, एच नहीं कटेगा कुछ, ठीक है। तो t इक्वल टू निकालना है अपने को, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh टू एच अपॉन जी आएंगे, ठीक है। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन रूट जी। अब अपने को ऐसा लाना था, एक तो हम इसको ऐसा ला सकते हैं, इसको ऐसा ला सकते हैं, ये लाना अच्छा है क्योंकि यहाँ पे रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर किया है, नहीं तो इसके लिए हमको रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर करना वो अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, रूट जी अपॉन रूट जी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रूट जी हो जाएगा, इज इक्वल टू 2hg अपॉन जी आ गया, ठीक है, ये सेम आ गया, ये t2 इक्वल टू t1 आ गया। देयरफॉर यहां से यहां जाने को जो टाइम लगेगा ना, वही टाइम यहां से आने को लगेगा, ये हमने प्रूव कर दिया। और अगर हम आगे अगर प्रूव करने जाएंगे तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी रहेंगी ना इस मोशन की, वो इसके u के बराबर आ जाएगी जिस वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका था, ठीक है। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, बुक में दिया नहीं है, इसलिए हम प्रूव नहीं करेंगे उसको अभी। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन का ई, सेकंड क्वेश्चन का ई।
if the value of g suddenly becomes twice its value, it will become 2 times more difficult to pull heavy object along the floor. Why? तो देखो इसका क्या बोलना है, ये जो ये डब्बा है इसका कुछ तो मास होगा m, ये अपना अर्थ है, अर्थ इसको नीचे फोर्स लगाता है और उसका एक्सेलरेशन होता है g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इधर नीचे इस पे एक्सेलरेशन लगता है g का, ठीक है। और क्या बोलते हैं, तो फोर्स क्या लगेगा उसको, अर्थ कितना फोर्स लगेगा, अर्थ फोर्स लगाएगा m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये अर्थ इस डब्बे पे इतना फोर्स लगाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, अगर हमने अब हमको अगर इसको उठाना है ऊपर तो हमको इतना फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा तब जाके ऊपर उठेगा, ठीक है। तो इतना फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा दे देंगे तो ऊपर उठेगा। अब ये क्या बोल रहा है, जब अगर हमने जी की वैल्यू 2g कर दिए, ट्वाइस कर दिए, तो भारी क्यों हो जाएंगे, मतलब उसको उठाना ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब ज्यादा ज्यादा ताकत लगेगी इसको उठाना, ऐसा क्यों पूछे। अब देखते हैं, अब इस पे अब इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया 2g, ठीक है। तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, ठीक है। तो m तो सेम है लेकिन a की जगह 2g आ गया, इज इक्वल टू 2mg हो गया, तो फोर्स हो गया डबल, देखो फोर्स भी डबल हो गया, एक्सेलरेशन डबल हो गया, तो और डबल फोर्स लगा रहा है, डबल पावर से अपने लोग खींच रहा है, तो अपने को ज्यादा ताकत से खींचना पड़ेगा। इसलिए हम अगर जुपिटर, सैटर्न, बड़े बड़े प्लैनेट पे जाके अगर उठाएंगे किसी चीज को तो हमको ज्यादा ताकत लगेंगी, लेकिन हम प्लूटो या मर्क्यूरी ऐसे विनस के ऊपर उठाएंगे तो हमको कम ताकत लगेंगे क्योंकि उसका जी कम होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ई सेकंड का। अब हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट सेंटर। क्वेश्चन 3, ये अपना अर्थ है, ये उसका सेंटर है, उसका कहना है अगर यहाँ पे कोई आदमी बैठाऊंगा बराबर सेंटर पे तो उस पे फोर्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 लगेगा, ऐसा क्यों, ये इसने पूछा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, ये दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं टुवर्ड सेंटर, ठीक है। ये उसके बीच का डिस्टेंस लेते हैं अपन, ये बराबर एक में को खींचते हैं, ये इसका मास, इसका मास अगर m1 रहा, इसका m2 रहा, तो फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसा आता है, ठीक है। तो अभी अगर ये आदमी, ये अर्थ है, अर्थ से यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ये आदमी यहाँ खड़ा है, तो इसका डिस्टेंस है अभी 2, मतलब इसका अभी r ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, g m1, इसका मास है छोटा m, इसका मास है बड़ा m, तो बड़ा m इंटू छोटा m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अगर ये आदमी यहाँ खड़ा है बराबर, रुको, अर्थ की रेडियस को r ले लो, अर्थ की जो रेडियस है उसका r ले लो। अब ये छोटा r है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस दूर है आदमी, तो इसको इधर खींचेगा, ठीक है। तो इसको r प्लस छोटा r होल स्क्वायर ले लो। अगर आदमी बराबर अर्थ के सरफेस पे खड़ा है, बराबर सरफेस पे खड़ा है, तो उसका फोर्स क्या लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू जी m छोटा m अपॉन बड़ा वाला r स्क्वायर, इसमें r छोटा r में लगेगा। लेकिन जब कई अर्थ के बीच में होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे इतना अर्थ का जो इतना मास है ना, वही फोर्स लगेगा, इतना मास, इसका इस अर्थ का मास सपोज छोटा m, मतलब m2 ले लो, तो ये वाला मास तो कम हो जाएगा ना, बड़े वाले अर्थ का मास, तो इतना ही मास इस पे फोर्स लगाएगा, तो इसलिए इस पे कम एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स कम तो एक्सेलरेशन कम। लेकिन जब उस अर्थ के बराबर सेंटर पे यहाँ पे आ गए, अर्थ है उसका बराबर सेंटर है, तो जब यहाँ पे था तो इतना अर्थ फोर्स लगा था, लेकिन अब सेंटर है बराबर सेंटर पे, उससे कौन फोर्स लगेगा, जो यहाँ का अर्थ का जो पार्ट लगाएगा, यहाँ का अर्थ इसको इधर खींचेगा, यहाँ का भी इधर खींचेगा, टोटल 0 हो जाएगा, यहाँ का ऊपर खींचेगा, यहाँ का नीचे, यहाँ का जो अर्थ का माती है मिट्टी, इसका जो मास है m, वो इसको नीचे खींचेंगे, उतना ही मास इधर भी रहेगा, ये बराबर सेंटर पे है ना, तो सब जगह यूनिफॉर्म मास है, तो बराबर उसको जितने भी फोर्स है उन इधर का इधर कैंसिल हो जाएगा, टोटल फोर्स 0 हो जाएगा उसमें, नेट फोर्स। अब देखो ये बुक है, मैं इधर भी फोर्स लगा रहा हूँ, इधर भी फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों तरफ खींच रहे हो इसको, तो भी बुक वही पे, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन भी 0, इसकी वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है। तो वैसे इसके जब सेंटर पे जब है तो इसके सेंटर पे उसका फोर्स 0 ही रहेगा, इसलिए एक्सेलरेशन 0 रहेगा। ये अपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 4, लेट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम स्टार टी। स्टार टी, स्टार मतलब एक सन के जैसा काम करता है, ठीक है। जो अपना जो सन है ना वो भी एक स्टार है, तो ये जो एक स्टार होता है ना उसके आजू बाजू प्लेनेट घूमते हैं। तो एक प्लेनेट है, ठीक है, वो उस स्टार से उसका डिस्टेंस है आर, ठीक है, वो प्लेनेट का डिस्टेंस आर है। और तो क्या बोलता है, उसका जो टाइम पीरियड है वो टी है। टाइम पीरियड मतलब पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने को उसको जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो वो दिया है टी, टी इज टाइम पीरियड, ठीक है। और आर इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड स्टार, ठीक है। तो क्या लिखा है, प्रूव दैट इफ इट वाज द डिस्टेंस ऑफ 2 आवर फ्रॉम द स्टार इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी 8 इंटू टाइम पीरियड, ठीक है। उसका क्या बोलना है, अगर डिस्टेंस अपन ने 2 आवर कर दिए, इसका मास सेम है, मास सेम ही है, सेमी प्लेनेट है, लेकिन उसका अपन ने डिस्टेंस डबल कर दिए, 2 आवर कर दिए, यहाँ पे अगर प्लेनेट लग दिए तो उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू √8 इंटू टी, इतना हो जाएगा। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। ये बड़ा हो गया, √8 बड़ा है 1 से, और मतलब ये टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। बड़ा सर्कल हो गया तो बड़ा तो लगेगा ही, क्योंकि बड़ा सर्कल कवर करने को ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम पीरियड तो बढ़ेगा, लेकिन ये अपने को प्रूव करना है। तो इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा केप्लस का थर्ड लॉ। केप्लस थर्ड लॉ क्या बोलता है, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ऐसा ही बोलता है। तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा देते हैं, कुछ तो भी कांस्टेंट होगा, कुछ भी अपने को के लगा दिए, तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर क्यूब हो गया, ठीक है। इसको T1 ले लेते, T1 स्क्वेयर इज इक्वल टू पहले वाले का T1 ले लेते, इसको हम इसको टी रहने दो, इसको टी रहने दो। तो पहला जो सर्कल था उसका टाइम पीरियड दिया है टी इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब। अब हम नया वाला टी लेते हैं, टी उसको T2 ले लेते हैं कुछ भी, तो T2 स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू 2R क्यूब, ऐसा होगा, ठीक है। तो अपन अभी लगाएंगे T2 अपॉन टी करेंगे, ठीक। ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 ले लो, ये इक्वेशन 1 ले लो। तो अपन इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, T2 स्क्वेयर अपॉन T1 स्क्वेयर इक्वल टू के इंटू 2R, ये T1 नहीं है, इसको टी लिखे अपन ने, ठीक है, के इंटू 2R होल क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है, के इंटू आर क्यूब। तो ये के तो कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट तो डिवाइड करने से कट ही जाता है, सेम है। तो ये जो टी स्क्वेयर है इसको इधर लेके आते हैं, तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, T1 क्या, T2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है 8 आर क्यूब इंटू टी स्क्वेयर अपॉन ये टी इधर लेके गए, हम इसको इधर लेके गए, यहाँ डिवाइड में था नीचे, तो इसको हम इधर लेके गए, ठीक है। तो 8 अपॉन आर क्यूब, के तो कट गया, अब आर क्यूब भी कट गया, तो T2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 इंटू टी स्क्वेयर हो गया। तो हम टेकिंग स्क्वेयर रूट टू बोथ साइड, जब टेकिंग स्क्वेयर रूट टू बोथ साइड करेंगे तो T2 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर का अंडर रूट तो टी आ जाएगा, लेकिन ये √8 हो गया, ठीक है, हो गया 2√2t या फिर √8t, T2 इक्वल टू मिल गया। तो नया टाइम पीरियड था T2 और √8 इंटू टी मिल गया, ठीक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम पांचवा क्वेश्चन करेंगे। पांचवे क्वेश्चन में जी ABCD ये जैसे 6 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मेन है, ये ज्यादा हार्ड होते हैं जनरली बाकी क्वेश्चन से, ये इस पे ज्यादा ध्यान से सुनना है इनको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल, पांचवा क्वेश्चन उसका ए, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लेनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ द प्लेनेट। तो ये अपना प्लेनेट है कुछ, तो भी अर्थ नहीं दिया है, अर्थ दिया रहता तो अपन जी इज इक्वल टू 10 या 9.8 ऐसा डायरेक्ट ले लेते, 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अभी प्लेनेट कौन सा अपने को पता नहीं है, इसलिए इसका जी निकालना है अपने को, ठीक है। तो एक आदमी ऑब्जेक्ट है, वो 5 मीटर की हाइट है, उस 5 मीटर की हाइट से जब इसको अपन छोड़ते हैं तो यार नीचे गिरने को उसको लगते हैं 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड लगते हैं, तो उसका जी निकालना है अपने को, ठीक है। जी मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो क्या क्या दिया है अपने को, अपने पास यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं लगाना है। देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में पहले यहाँ साइड में लिख लेता,
पहला है v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकंड है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो अभी अपने को क्या क्या दिया है, एक s दिया है, s इक्वल टू 5 मीटर दिया है, 5 मीटर दिया है ना, हाँ, s इक्वल टू 5 मीटर दिया है, और अपने को टाइम दिया है t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स, और अपने को निकालने को बोला है g, एक g मतलब एक्सप्रेशन निकालना है, a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ऐसा तीनों में से कौन सा इक्वेशन है, देखो इनिशियल वेलोसिटी भी दी है अपने को u यहाँ पे हाथ से सिर्फ छोड़ दिया है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, u इक्वल टू 0 भी दिया है अपने को। ठीक है, u तो हर एक इक्वेशन में u रहता ही है, और हर एक इक्वेशन में a रहता ही है। ठीक है, ये फिक्स है तीनों में। तो अपने को ये 3 दिए है और अपने को निकालना है a, ये 3 दिए एस टी यू और a निकालना है। तो a निकालने के लिए देखो, ये पहला वाले में s नहीं है, दूसरे वाले में s है, u भी है, t भी है, ये सब है, इसमें भी सब है, तो इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, अपने को मिल जाएगा a, ये दोनों भी चलेंगे। तो चलो कौन सा दूसरा ही लगा लेते हैं ना, नहीं दूसरे में नहीं चलेगा क्योंकि दोनों ही लगाना पड़ेगा। देखो पहले हम लगाते तीसरा वाला लगाते, तो नहीं v नहीं चाहिए अपने को, v दिया नहीं है, इसलिए अपन ये नहीं लगा सकते, सेकंड ही लगाना पड़ेगा। तो सेकंड वाले में क्या दिया है, s इक्वल टू 5 इज इक्वल टू u दिया है 0 इंटू t है अपना 0 इंटू 5 प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्लस हाफ a अपने को निकालना है, वही निकालना है। ठीक है, और t दिया अपने का 5 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस हाफ a इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, ये 0 तो कट गया, कुछ नहीं बचा। अब ये 2 को इधर लेके आ गए, 10 इज इक्वल टू a इंटू 25, तो a इज इक्वल टू हो गया 10/25। ठीक है, 5 का टेबल जाता है, 5 टू 10, 5 5 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपने को a मिल गया, a जो होता है वही होता है g। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हाँ इज इक्वल टू, फिर और इसको डिवाइड किए हमने 5 से, तो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 5 को 2 को 5 से डिवाइड किए तो उतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा हो गया अपना, ये ए था 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का ए था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का बी। ठीक है, बी क्या बोलता है, रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। एक प्लेनेट है ए, एक प्लेनेट है बी, इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस है आर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। इसकी रेडियस अगर आर लिए तो इसकी रेडियस हाफ आर हो जाएगी। ठीक है, ये प्लेनेट ए है, इसकी रेडियस हाफ आर हो जाएगी, हाफ आर, इसकी आर है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसकी आर लिए तो इसकी 2r ले सकते हैं, दोनों टाइप से कर सकते हैं। ये हाफ आर हो गया। ठीक है, हाफ आर। तो और क्या दिया है, इसका मास दिया है, मास ऑफ प्लेनेट ए इज ma और मास ऑफ प्लेनेट बी इज mb। ठीक है, सो व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ g ऑन b इज हाफ दैट ऑफ वैल्यू ऑफ ये mb दिया नहीं है अपने को, mb अपने को निकालना है। अपने को पूछा है ऐसा कौन सा मास देना चाहिए, मास, so that the value of g on b is half that of value of a, value of g on b, b में जो g की वैल्यू है is half that on value of a, और यहाँ पे जो g की वैल्यू होंगी इसकी वैल्यू इससे आधी आनी चाहिए। तो ऐसा इसका मास फाइंड करना है। ठीक है, तो ये g है तो ये हाफ g आना चाहिए। ठीक है, ऐसा अपने को सॉल्व करना है। तो पहले फोर्स की बात करते हैं अपन। इसका फोर्स इसका आधा होना चाहिए, ये उसका मेन कॉन्सेप्ट हो गया। जिसका फोर्स आधा उसका ग्रेविटी उसकी जी आधा। ठीक है, तो पहले इसका फोर्स लगा लेते हैं। फोर्स इस पे ये कितना फोर्स लगेगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रहा, एक ऑब्जेक्ट है सपोज, छोटा ऑब्जेक्ट है, उसका मास छोटा एम ले लेते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, उस पर वो फोर्स लगाएंगा। ठीक है, ये दोनों पे फोर्स लगाएंगा तो क्या हो जाएगा, जी एम ए इंटू एम
अपन कुछ तो भी यहीं पे खड़ा है ना ऑब्जेक्ट, बराबर यहीं पे है, ठीक है, बराबर अर्थ पे रखा है, तो कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो हाफ आर होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू जी एम ए इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर बाय 4, मतलब 4 इधर आ गया, ठीक है, एफ इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4 था तो 4 इधर आ जाता है। अब इस प्लेनेट में लगा लेंगे, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास एम का रखा है, ठीक है, टुकड़ा, तो एफ इज इक्वल टू जी एम बी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इसका आर बराबर आर स्क्वायर है, ये एफ ए हो गया, ये एफ बी हो गया, तो अपने को क्या बोलना है, एफ ए अपॉन एफ बी। देखो ये तो अपन ने ग्रेविटेशनल न्यूटन के ग्रेविटेशनल फॉर्मूले से लाया है ये वाला, लेकिन जो अपना सिंपल वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल टू एम ए, या फिर हम अपन प्लेनेट पे लेते हैं एफ इक्वल टू एम जी। तो जो पहला प्लेनेट है, तो पहले प्लेनेट में क्या फोर्स लगाएंगे, इस ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लगाएंगे, वो एफ वन इक्वल टू एम जी वन लगाएंगा, इसका हम जी वन ले लेते हैं, इसका जी टू लेते हैं, जी टू इज इक्वल टू हाफ जी वन हो जाएगा, ठीक है, हाफ जी वन आना चाहिए ऐसा बोला है उसने, हाफ जी वन आना चाहिए, तो उसके लिए अब आगे करेंगे, तो एफ टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू जी टू, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला से, तो ये जो एम एम लिखा है ना, ठीक है, तो इस एम की जगह हम F1 बाय G1 F2 बाय G2 ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हम बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखो जो F1 है ये A है, ये B है, ठीक है, तो जो FA है उसके जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये जो जिसका जो फोर्स है वो M1G है, mg1 है, तो ये छोटा m कट जाता है, वैसे हम यहाँ पे FB जो है वो M2G मिला, तो उसको हम mg2 हाँ, तो ये mm कट गया, तो G2 इज इक्वल टू ये मिला और G1 इक्वल टू ये मिला, इसको हम लिख लेते हैं, पहले इसको मिटा देता हूँ, अभी क्या मिला अपने को, ये G1 इक्वल टू मिला अपने को 4gm a अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और G2 अपने को मिला G एम बी अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे 4 है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब अपने को क्या बोल रहा है, अपने को दिया है G2 इज इक्वल टू हाफ G1 दिया है, मतलब G2 अपॉन G1 इक्वल टू 1/2 है, ठीक है, G2 अपने अपॉन G1 1/2 ऐसा अपने को आना चाहिए, वो अपना इक्वेशन है, ठीक है, ये अपना इक्वेशन है, मतलब क्या है, G2 अपॉन G1 इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते क्या हो जाएगा 4g, इसको इससे डिवाइड करते या फिर इसको अपन इनवर्स कर लेते हैं, G1 अपॉन G2 क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो इसको हम G1 अपॉन G2 कर लेते हैं, ठीक है, G1 अपॉन G2 इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 इक्वल टू 4gma अपॉन आर स्क्वायर अपॉन gmb अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट गया, जी कट गया, इज इक्वल टू क्या मिला 4ma अपॉन mb, ठीक है, तो अपने को निकालना है mb, अपना इक्वेशन क्या हो गया, यहाँ पे 2 है, 2 इक्वल टू 4ma अपॉन mb, तो mb को इधर ले जाते, 2 को इधर ले जाते, तो mb इज इक्वल टू ma 4ma अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू 2ma हो गया, ठीक है, mb इक्वल टू 2ma मिल गया, क्या हो गया mb इक्वल टू 2ma, ये अपने को मिल गया मास, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पांचवे का सी, फिफ्थ क्वेश्चन का सी, तो क्या लिखा है, मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, मास दिया है अपने को 5 kg और वेट दिया है अपने को, वेट होता है न्यूटन में, अभी बताया था मैंने पहले, तो वेट दिया है अपने को, हाँ दिया है 49 न्यूटन,
49 न्यूटन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑन द मून, अज्यूम दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑन द इलेक्ट्रॉन मून। तो अपने को अर्थ का जी नहीं दिया है, पहले अपने को अर्थ का जी निकालना पड़ेगा। अर्थ का जी होता है बराबर 9.1, तो अपन 9.8 तो लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह अल्टीट्यूड हाइट ज्यादा होती है, कुछ जगह वैली होती है, कुछ माउंटेन्स होते हैं, तो वहां पे जी की वैल्यू थोड़ी अलग अलग रह सकती है, इसलिए 9.8 अप्रोक्सीमेटली होती है। तो अभी अपने को इस जगह पे निकालना है, बराबर इसके हिसाब से अपने को जी निकालना है। पहले ये कितना जी देता है, तो मैंने क्या बोला था, वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी बोला था। ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू मास है अपना 5 इंटू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी इक्वल टू मिल गया 49/5। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 98/10 इक्वल टू हो गया 9.8। ठीक है, बराबर 9.8 ही आ गया, यही आ गया असल में। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अपने को मिल गया। अब उसने क्या दिया है, एक्सलेरेशन, ये अर्थ का दिया है, एक्सलेरेशन ऑफ मून, जी ऑफ मून अपने को उसने दिया है 1/6 जी ऑफ अर्थ दिया है। ठीक है, ये जी ऑफ अर्थ हो गया। ठीक है, जी ऑफ अर्थ इज 1/6 दिया है इसके, तो क्या हो जाएगा 9.8 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, क्या जी ऑफ मून। तो अभी अपने को क्या निकालना है, व्हाट विल बी द वैल्यू, अज्यूम दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या निकालना है, व्हाट विल बी द देयर वैल्यूज ऑन मून पूछा है। मास ये जो दिए ना अपने को, ये दोनों इनकी वैल्यूज मून पे कितनी रहेंगी पूछे हैं, तो जो ये 5 kg है मास, वो भी मून पे 5 kg रहेगा, क्योंकि मास कहीं भी चेंज नहीं होता, चाहे वो प्लूटो लो, यूरेनस लो, नेपच्यून लो, सन लो, या कोई भी गैलेक्सी लो, कुछ भी लो, तो जो मास होता है वो सेम ही होता है, वो होगा हमेशा 5 kg उस ऑब्जेक्ट का। अगर उसमें कुछ और मिक्स करेंगे तो शायद बढ़ सकता है, कम कर सकते हैं उसको तोड़ के, लेकिन वो मास उसका 5 kg रहेगा अगर वो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी लेके जाओ। ठीक है, लेकिन वेट हमेशा चेंज होता रहता है, वो प्लेनेट पे डिपेंड करता है। तो वेट क्या होता है, वेट की जो वैल्यू है, वेट इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया क्या, मास इंटू ग्रेविटेशन। तो वेट, मास तो अपना 5 ही रहने वाला है कुछ भी हो जाए, और ग्रेविटी 1/6 दैट ऑफ अर्थ हो गया, 9.8/6 हो गया। ठीक है, यहां से निकाले ग्रेविटेशन ऑफ मून, तो ये वेट एट मून है। ठीक है, मून पे कितना वेट है। ठीक है, तो अब डिवाइड करेंगे इसको अपन, 5 से पहले मल्टीप्लाई कर देता, 5 8 44, 5 9 45 प्लस 449/6 आ गया। ठीक है, तो 6 से जब अपन डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8.17 न्यूटन। देखो मून पे इतना आ रहा है और पे इतना था, बराबर इसको 6 से डिवाइड करना पड़ता है इसके वेट को, तो बराबर 8.17 आ जाता है। ठीक है, ये हो गया अपने का 5, 5th का सी। अब 5th का डी देखेंगे हम, 5th का डी, An object thrown vertically upward reaches height of 50 meter. What was the initial velocity? How long will the object take to come back on the earth? Assume g equal to 10 meter per second square. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ये अपना अर्थ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्टिकली थ्रो किया है, तो अपवर्ड रीचेस हाइट, तो ये 500 मीटर तक जाता है, h इज इक्वल टू 500 मीटर तक वो जाता है। और क्या दिया है, व्हाट वाज इनिशियल वेलोसिटी, u अपने को निकालना है, u क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और हाउ लॉन्ग विल इट टेक ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक ऑन अर्थ, अर्थ पे वापस आने को कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो देखो पहले ये जान लो, जब ये ऊपर पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होंगे, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे जाने के बाद वो वापस आता है, ऐसा उसने बोला है। तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएंगी 0, क्योंकि ये वेलोसिटी कम होती जाएंगी और यहाँ पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रहता है, v² = u² + 2as। ठीक है, तो इसमें u अपने को निकालना है, v दिया है 0 और s दिया है 500, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा -g, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या मिल गया अपने को, जो इनिशियल, ये तो 0 है, 0 इज इक्वल टू u² प्लस 2 इंटू ए दिया है अपने को 9.8, g ए की वैल्यू g है अपनी, और ये होंगी माइनस में, प्लस
ये माइनस में होंगे क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे -9.8 आ जाएगा और 8 × 500। ठीक है, तो u स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये माइनस है ना तो इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, मतलब u स्क्वेयर इधर रहने देता हूँ, इनको इधर लेके जाता हूँ, तो इधर -9.8 है ना, तो इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 × 9.8 × 500। ठीक है, 5 2 10, तो क्या हो गया 9.8 × 1000 हो गया। अब कितने 3 जीरो है, तो क्या हो गया 9800 इज इक्वल टू क्या हो गया अपना u स्क्वेयर, तो u हो गया √9800। तो 9800 इक्वल टू क्या हो गया 98 इज इक्वल टू 2 × 49 होता है, इंटू 100 हो गया। ठीक है, इसको जब हम अंडर रूट है ना तो 49 है ये। ठीक है, तो क्या हो गया ये 7 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो 7 बाहर आ जाएगा इंटू 10 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2, 7 10 70 √2, ऐसी अपनी u की वैल्यू आएंगी। ठीक है, फिर 2 की वैल्यू होती है 3.1, वो तो पाई हो गया 2 और 3 की वैल्यू 2 रूट उसकी डाल देना, तो अपना आंसर आ रहा है यहाँ पे तो अरे उसने g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, वो यूज करना था, अपन ने 9.8 डाल दी इसलिए अपनी वैल्यू ऐसी आ गई। लेकिन अगर अपन ने यहाँ पे 10 डाले, 10 डाल देते फिर उससे मैच भी हो जाएंगी, ऐसा रूट में नहीं आएगा आंसर। अब 10 डाल देते सीधा डायरेक्ट, g की वैल्यू उसने 10 यूज करने को कहा है, तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे -10 आ गया तो जब हम इधर से इधर लेके गए तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 10 2 × 10 × 500। ठीक है, तो 10 2 20, 20 2 5 तो 2 5 10 हो गया, 1 2 3 0 और 1 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 100 आ गया, 100 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पे रूट में नहीं है, इसलिए जो आंसर बराबर आना चाहिए, इसलिए हम कभी कभी अप्रोक्सीमेटली उसको 10 पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे जब इसने यूज करने को बोला है 10 यूज करो, तो हम 10 यूज करना तो ज्यादा अच्छा जाता है। ठीक है, तो अब अपने को बोला है कितने टाइम में वापस आएंगे, टाइम निकालना तो सिंपल है, u अपने को मिल गया 100, अपन दूसरा लगाते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t²। यहाँ पे जो इसमें s होता है वो आप सोचते होंगे कि ये डिस्टेंस है, लेकिन ये असल में डिस्टेंस नहीं होता, इसलिए होता है डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये ऑब्जेक्ट पूरा ऊपर जाके जब नीचे आ जाएगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, और u की वैल्यू अपने को मिल गई 100t प्लस हाफ प्लस नहीं आया, हाँ जो a की वैल्यू है ना -10 आएंगी इस वक्त, क्यों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना, जो इनिशियल डायरेक्शन थी उसकी मोशन की वेलोसिटी की, जो इनिशियल डायरेक्शन है वेलोसिटी की उसके इसके डायरेक्शन में अपने को जी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो जी आ गया यहाँ पे -10, तो -10 × t², ये अपने को इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो यहां से t² कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया 0 इज इक्वल टू t कॉमन निकाल लिया, 100 ये 2 को डिवाइड किया तो -5 हो गया, तो क्या हो गया 100 -5t। ठीक है, तो ये दो मिल गए, तो ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं t इक्वल टू 0 और 100 -5t इक्वल टू 0, तो क्या हो गया 5t इक्वल टू 100 हो गया, तो t इज इक्वल टू 20 सेकंड्स हो गया। ठीक है, एक तो t इक्वल टू 0 सेकंड्स या t इक्वल टू 20 सेकंड्स, तो बताओ t की दो वैल्यूज क्यों आ रही है, क्योंकि जब शुरुआत में जो ऊपर फेंका था तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब पूरा घूम के जब वापस भी आ गया फिर वापस जाने के बाद तो जमीन में घुसना शुरू हो जाएगा उसका। हाँ, तो लेकिन इस पॉइंट पे 2 बार रहेगा उसी पॉइंट पे, तो इसलिए जो शुरुआत में जब t इक्वल टू 0 सेकंड था एकदम शुरुआत में, ठीक है t इक्वल टू 0 सेकंड जब था तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब घूम के जब वापस आया तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, इसलिए अपने को t की दो वैल्यूज मिली, एक मिली 0 सेकंड और एक मिली 20 सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा करना है। ठीक, हम करते हैं आगे वाला क्वेश्चन 5 का e। A ball falls off a table and reaches the ground in 1 second। तो अभी ये ई क्वेश्चन क्या बोलता है, एक टेबल है उसमें से बॉल गिरा है, तो पहले हम टेबल निकाल लेते हैं।
ये है अपना टेबल, यहाँ से बॉल नीचे गिर गया तो वो क्या बोलता है 1 सेकंड में वो जमीन पे गिर गया। जो टाइम है उसका, टाइम इक्वल टू 1 सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में ऊपर से गिरा नीचे पहुंच गया सीधा, उसको 1 सेकंड लगा, तो ये टाइम हो गया। जी यहाँ पे अपने को 10 लेना है बोल रहा है, तो हम 10 ही लेंगे। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब वो बताता है लेने तब अपन ऐसा ले लेना, नहीं तो 9.8 लेना अगर उसने बताया नहीं तो। इसलिए क्वेश्चन बराबर पकड़ना, बराबर देखना जी की लेने को बोला है कि नहीं, तो हम 9 पॉइंट ले तो आंसर अलग आ जाएगा थोड़ा सा। तो क्या बोलता है, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एट द हाइट ऑफ टेबल एंड द हाइट ऑफ टेबल। तो हमने को हाइट निकालनी इसकी, टेबल की हाइट कितनी है, और जब यहाँ पे पहुंचेंगे उसकी वेलोसिटी कितनी रहेंगी, जब यहाँ पे जब टकराएंगा कितने स्पीड से टकराएंगा और जमीन पे, वो वाली वेलोसिटी अपने को निकालना है। तो इनिशियल अपने आप गिर गया ना वो टेबल, किसी ने फेंका तो नहीं है नीचे बॉल, वो जो बॉल होगा जो भी होगा उसको नीचे फेंका नहीं है, वो अपने आप गिर गया, तो इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी। नहीं तो अपन फेंकते उसको नीचे जमीन पे ऐसे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा रहती, या बहुत ऊपर से गिर रहा है, फिर यहाँ पे आके जो वेलोसिटी हुई, यहाँ से अपने को टाइम 0 कंसिडर की है, यहाँ से शुरू की है तो यू कुछ दूसरा रहेगा। लेकिन अभी तो शुरुआत, यहाँ पे स्पीड तो अपने आप गिरा है ना, तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 ही थी, ठीक है। तो अपन पहले निकाल लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v है अपना, जो v अपने को दिया नहीं निकालना है, और u दिया अपने को 0 और a दिया है g। अब तो उसकी डायरेक्शन तो सेम है, इसलिए अपने को g प्लस में लेना पड़ेगा, तो g माइनस में नहीं लेंगे इस बार, क्योंकि u की डायरेक्शन भी नीचे है और g की डायरेक्शन भी नीचे है, तो एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए एक्सेलरेशन इस बार पॉजिटिव लेंगे अपन। तो यहाँ पे प्लस 10 इंटू टी हो गया, ठीक है। तो v इज इक्वल टू, टी तो दिया अपने को 1 सेकंड, इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अपने को v की वैल्यू मिल गई, अब v मिल गया, अब अपने को निकालना है h, h मतलब कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो u अपना था 0, ये 0 हो गया, 0 प्लस हाफ, ए यहाँ पे पॉजिटिव ही है, ठीक है, पॉजिटिव g है 10, g की वैल्यू 10 दी है और t की वैल्यू है 1, तो हो गया 10/2 इक्वल टू 5 मीटर। तो टेबल की हाइट है 5 मीटर का टेबल है अपना। ये आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब इसको आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। दोनों मिल गए, देखो वैल्यू टी एस की भी मिल गई और फाइनल वेलोसिटी भी मिल गई। अब इसका एफ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एफ में क्या दिया है, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून दिया है। तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और जो मास ऑफ मून है वो दिया है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg, ठीक है। ये तो अपने को दिए है। डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेंगे हम r, और उसको उसने दिया है 3.8 इंटू 3.84 दिया, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर दिया है। तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर, मीटर में करने के लिए उसको 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 3 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर हो गया, ठीक है। तो आर अपने को मीटर में मिल गया। अब क्या बोला है उसने, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, किया मैं असल में मैंने केजी लिख दिया था, किलोमीटर है उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू जी एम ई इंटू एम एम अपॉन आर स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस स्क्वायर इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। तो उसकी जो फिक्स वैल्यू है वो क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ऐसी कुछ आसपास इसकी वैल्यू होती है। तो इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8
इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, इसको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ऊपर से बता देता हूँ। ये जो 10 टू द पावर 10 टू द पावर है, इनको 11 इन दोनों को ऐड करना, उसमें से 11 माइनस करना, और इसका स्क्वायर निकालना 3.84 का, इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 16। 16 को ऊपर 10 में माइनस करना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके स्क्वायर से डिवाइड कराना। तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे अपने को यही पे दिया है आंसर, 2 इंटू 10 टू द पावर 20 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर 20 बोला है उसने। यूज जी 6.67 नहीं बोला उसने, जी 6.7 यूज करने बोला, उस हिसाब से उसका आंसर आ जाएगा। देखो 6.7 इसको डिवाइड करता है, 6.7 के टेबल में आता है 3.84, इस हिसाब से वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं जी। ये लास्ट क्वेश्चन है। मास ऑफ अर्थ दिया है, मास ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज दिया है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम दिया है, तो व्हाट इज मास ऑफ सन पूछा है। तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पे F दिया है, G तो अपने को पता ही होता है, वैसे मास ऑफ अर्थ दिया है, ये भी अपने को दिया है, और मास ऑफ सन भी दिया है, इसका भी मास दिया है, और ग्रेविटेशनल फोर्स व्हाट इज द मास ऑफ, नहीं मास ऑफ सन पूछा है, डिस्टेंस दिया है अपने को, मास नहीं दिया है। ये मास अपने को निकालना है, और डिस्टेंस दिया है अपने, इसको डिस्टेंस दिया है, ये मास अपने को निकालना है। बस सब में वैल्यूज पुट कर देना, जो एमटी की जो वैल्यू हो गई वो हो गया। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, केजी में आनी चाहिए इसकी वैल्यू। अगर कुछ दूसरे यूनिट में दिया होगा तो उसको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना, कोई भी क्वेश्चन होगा तो पहले उसको ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्ट करना, उसके बाद अगर हमने उसको सॉल्व किए तो आंसर बराबर आएगा और मैच होगा, नहीं तो दूसरे यूनिट के साथ दूसरा यूनिट करोगे तो आंसर गलत होगा, ऐसा करना नहीं। ठीक है, थैंक यू।